Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि गणित का स्थान, हमारे पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, जिसमें कल हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे, पहली बात तो करिकुलम, करिकुलम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, फिर इसके बारे में हमने बात की थी महत्व क्या है, और उसके बाद हमने विद्वानों के सुविचारों के बारे में जाना था। इन चीजों के बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज मैंने आपसे कहा था हम किस बारे में बात करेंगे, पहले तो कि करिकुलम अकॉर्डिंग टू NCF 2005, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा ये NCF 2005 के अनुसार आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या NCF 2005 ने गाइडलाइंस दी है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो चरण है, स्टेप्स ऑफ मेकिंग करिकुलम, यानी कि करिकुलम पाठ्यक्रम निर्माण के चरण, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो आज ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे हम। आ जाते हैं फिर अपने पहले टॉपिक पे। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसको ना हम पॉइंट्स में बात करेंगे। हम इसको पॉइंट्स में लेंगे और पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग एक एक पॉइंट बना के अपने नोट्स भी तैयार करेंगे और समझ भी लेंगे साथ साथ। तो पहली बात तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, जो शिक्षा के, लिखते जाएंगे इसको, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार या अनुरूप, लिखिए इसको, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब आपको उद्देश्य हम कर चुके हैं कि शिक्षा के, हमारे मैथमेटिक्स के उद्देश्य क्या होने चाहिए, लोअर उद्देश्य, लोअर यानी कि नैरो ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे की हायर ऑब्जेक्टिव्स। तो नैरो यानी कि संकीर्ण, और उसके बाद हायर या हाईएस्ट, इसको कहेंगे हम उच्च। ठीक है, ये हमारे उद्देश्य थे। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हमारे ये दोनों उद्देश्य उसमें कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ नैरो को ही करते रह जाए, सिर्फ संकीर्ण उद्देश्यों को ही हम प्राप्त करने की होड़ में ऊंचे उद्देश्यों को भूल जाए। इसलिए हमारा करिकुलम इस प्रकार, इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि हम नैरो, संकीर्ण उद्देश्य तो प्राप्त कर ही ले, कि मतलब बच्चे को रोजगार योग्य तो बना ही दे, लेकिन साथ में उसकी थिंकिंग डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके ऊपर भी ध्यान दे पाए। ठीक है, तो ये बात आ गई, शिक्षा के अनुसार, हमारे शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए हमारा करिकुलम। उसके बाद अगली बार बात करेंगे, एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। इसका क्या मतलब है, महत्वाकांक्षी? हमारा करिकुलम एम्बिशियस होना चाहिए, इसका मतलब भी वही है जो भी इसके अनुरूप था, कि नैरो तो उद्देश्य यहां से प्राप्त होने के चांसेस है, लेकिन एम्बिशियस मतलब इतना महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि हायर ऑब्जेक्टिव्स पर भी फोकस हो, हायर ऑब्जेक्टिव्स पर भी फोकस हो,
प्रॉपर हम अपने ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे के पूरे विकास पर ध्यान दें, पूरे व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें हम, ठीक है। तो यही है इसमें इतना। उसके बाद आता है सुसंगत, यानी कि कोहेरेंट। अब ये कोहेरेंट का क्या मतलब है? कोहेरेंट यानी कि सुसंगत। इसका क्या मतलब है कि हमारा करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे जब गणित पढ़े, जब गणित की शिक्षा ले, तो ये जो गणित है, जो चाहे किसी भी लेवल पे पढ़ रहा हो बच्चा, लेकिन वो उस गणित से बाकी सब्जेक्ट्स को भी जोड़ सके। जैसे कि अगर आप इस गणित में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सीख रहे हैं, तो जब आप साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ी क्लासेस में, तो आप उसमें भी हेल्प कर सके। एक बात बताओ, आपने प्लस माइनस सीख लिया, जब आप हिस्ट्री में एडी और बीसी में डेट्स निकालते हैं, तो आप जब उसमें गणना करते हैं कि कितने साल हो गए, जब बीसी में तो डेट्स उल्टी चल रही है, तो जब आप उसमें गणना करते हैं कि कितने साल हो गए, तो क्या कहाँ हेल्प, वो भी तो मैथ्स के थ्रू ही करते हैं ना, प्लस माइनस से। तो यही चीज का ध्यान रखना है कि आपकी गणित इस तरीके से सुसंगत हो कि जब आप एक बार उस चीज को सीख लें तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहां पे। उसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो। आपका करिकुलम ऐसा ना हो कि आप लोग उसको पढ़ें और सोचें कि यार ये किसी काम तो आना नहीं है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या चीज रहती है, अगर आज मैं आपको आपके टॉपिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, तो आप लोग थोड़ी देर के बाद इरिटेट होने लग जाओगे। स्टार्टिंग में तो आपको मजा आएगा कि आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद इरिटेशन शुरू हो जाती है, यार क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे ही यहां पे होता है, इनफैक्ट बच्चों में नहीं, टीचर्स में भी शुरू हो जाती है ये चीज। तो इसलिए हमारा जो करिकुलम है उसको हमें इंपॉर्टेंट बनाना है। इंपॉर्टेंट हम कैसे बना सकते हैं कि बच्चों को और टीचर्स को पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम आने वाला है। और काम लाने का सबसे आसान तरीका, या जिसे कहेंगे हम सबसे प्रत्यक्ष रूप जो कहेंगे, वो है एग्जामिनेशंस, यानी कि परीक्षाएं। आपकी अगर परीक्षाएं अगर आप टाइम टू टाइम कंडक्ट कराते रहेंगे और जो आपने पढ़ाया है उसको आप पूछते रहेंगे, उसकी आप परीक्षाएं लेते रहेंगे, तो बच्चों को ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। साथ ही बच्चों को साथ में जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको टीचर्स, एज अ टीचर आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपकी लाइफ में कितना काम आने वाला है। आज मैं भी आपको पेडागोजी पढ़ा रही हूं और मैं आपको साथ साथ समझा रही हूं कि आपको ये बात बच्चों को बतानी है। तो ये बात अगर आपको कल बतानी है अपनी क्लास में, तो आपको आज समझनी पड़ेगी, है ना। तो यही चीज हो रही है यहां पे कि एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए आपके करिकुलम की। आपके पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाना है कि बच्चों के दिमाग में भी और यहां तक कि टीचर्स के दिमाग में भी ये चीज बैठ जाए कि हाँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो वेस्ट नहीं है। वो बेशक आगे आगे करिकुलम में काम आएगा, लेकिन अभी वो कितना इंपॉर्टेंट है, अभी वो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे एग्जाम्स में काम आएगा, हमारे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। और जब टीचर्स बच्चों से कहेंगे कि उनकी रियल लाइफ में इस तरीके से जुड़ेगा, तो भी बच्चे उसको इंपॉर्टेंट देंगे, उसको इंपॉर्टेंट समझेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके वैसे नॉर्मल 4 पॉइंट्स। इसके अलावा भी पॉइंट्स है जो जनरल पॉइंट्स है, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। ये जो आपके ये वाले जो पॉइंट्स है, ये आपके जर्नल पॉइंट्स है, मतलब एनसीएफ ने ये हर एक करिकुलम, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से दिए हैं। कोहेरेंस को अगर आप कहते हैं तो साइंस भी आप आगे और सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको कोहेरेंट कहा गया है। इसके बाद अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है? आपका एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आपकी जो स्कूली मैथमेटिक्स है, यानी कि विद्यालय गणित जो है वो वास्तविकता से जुड़ी हो। वास्तविकता यानी कि रियलिटी से, रिलेटेड टू रियलिटी,
वास्तविकता से जुड़ी हो। वही बात कि आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, करिकुलम को इस तरीके से बनाना है कि उसमें जो एक्टिविटीज करवाएं, आप जो कुछ भी करवाएं वो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़कर हो। अगर आप मैथ्स में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज में जुड़े, ऐसे क्रियाकलाप कराएं अपनी क्लासेस में, ताकि बच्चे उसको रियलिटी से रिलेट कर सके, सिर्फ बुकिश नॉलेज ना रह जाए, बुक से बाहर निकल के अपने एनवायरमेंट से जुड़े। ठीक है, उसके बाद करिकुलम और कैसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के माइंड को, स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स, और लर्नर्स को हम और क्या कह सकते हैं, छात्रों के मस्तिष्क को, छात्रों के मस्तिष्क को एंगेज कर सके, संलग्न करके रख सके, संलग्न करके रख सके। इसका क्या मतलब है कि वो एंगेज रखे, ऐसा ना हो कि बच्चे बोर हो जाए क्लास में। आज मैं अगर आपकी 1.5-2 घंटे की क्लास ले लूं साइकोलॉजी के टॉपिक पे, पेडागोजी के टॉपिक पे, तो स्टार्टिंग के आधे घंटे तो आप फिर भी ध्यान से सुनोगे, लेकिन जब धीरे धीरे 31 मिनट 33 मिनट होने लगेंगे तब आप लोग बोर होने लग जाओगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। बोर हो गए, अब कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, दीवार के पट, दिमाग के सारे पट बंद हो चुके हैं हमारे। क्यों हो जाता है ऐसा? हमारा दिमाग थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, तो उसको नई नई गतिविधियों से जो हम संलग्न करके एंगेज करके रखते हैं, वो चीज के ऊपर फोकस करना है हमें अपने करिकुलम में, क्लासेस में। ठीक है, और हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की जो एबिलिटीज है, जो हमारी क्षमताएं हैं, बच्चों की क्षमताओं यानी कि एबिलिटीज को सुदृढ़ कर सके। सुदृढ़ का क्या मतलब हुआ? सुदृढ़, सुदृढ़ कर सके यानी कि उन्हें स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, तो क्षमताओं, एबिलिटीज को सुदृढ़ कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, रियलिटी से होने चाहिए। साथ में हमारा जो करिकुलम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लेके चलेंगे क्योंकि पेडागोजी, पूरी की पूरी पेडागोजी ही इस पर बेस्ड कह सकते हैं हम, कि हमारा जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक हो, यानी कि बाल केंद्रित हो। यह शब्द आपने पहले भी सुना होगा कि आपका जो करिकुलम या कुछ भी है, आपका पढ़ाई, अगर आप स्कूल में कहीं पे भी एजुकेशन का बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो आपका, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास है, कुछ भी है, वो बाल केंद्रित हो। मतलब बच्चों को कैसा चाहिए, बच्चों को तो हर चीज में मस्ती चाहिए होती है, तो हमें अपना करिकुलम इस हिसाब से बनाना है कि बच्चे उसमें मस्ती करके सीख सके, यानी कि एंजॉयबल तरीके से सीख सके। ऐसा ना हो कि बस आप आओ, डंडे के जोर पे बच्चों को पढ़ाओ और चले जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आधे बच्चे समझेंगे, आधे बच्चे नहीं भी समझेंगे। तो इसी वजह से हमें बाल केंद्रित होना पड़ेगा अपने करिकुलम को लेकर। ठीक है, और साथ में क्योंकि ये बाल केंद्रित है, तो इसमें एक चीज और कि रटंत प्रणाली, रटंत प्रणाली से दूर करना है हमें बच्चों को, यानी कि रोट लर्निंग। मैथ्स में तो वैसे भी रट्टे की कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाना है कि बच्चे कुछ भी रटे ना। कभी कभार होता है टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सिर्फ उनका सब्जेक्ट रट लेते हैं कि किसी तरह बस पेपर पास करे, टीचर से छुटकारा मिले, या टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ जाए, वरना हो सकता है टीचर हमें पनिश करेगा। तो इस तरीके से नहीं पढ़ाना है, डंडे के जोर पे नहीं पढ़ाना है, प्यार से समझाना है, बच्चों को एंगेज करके समझाना है, ताकि वो रटे ना, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता। आज आपने रटा, कल आप भूल जाओगे। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन अगर आपको समझ में आएगा, अगर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी, जब आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीजें, फिर आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये है, रटंत प्रणाली से बच्चों को दूर रखना है हमें। उसके बाद आपको बच्चों को मैथ्स जो पढ़ाना है, या करिकुलम आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन यहां पे हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स पे ही आ जाते हैं, कि आपका जो करिकुलम
आपका जो करिकुलम है वो बच्चों के ऑल राउंड व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी पर काम करे, बच्चों के ऑल राउंड पर्सनालिटी, पूरी के पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान दे, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को फोकस करके चले, ना कि सिर्फ और सिर्फ या तो हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी कह लीजिए, माध्यमिक शिक्षा, या फिर आपका विश्वविद्यालय शिक्षा को फोकस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो करिकुलम है वो बच्चे की सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी और विश्वविद्यालय करिकुलम को फोकस करे, यानी कि जो आप हायर सेकेंडरी में पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा में पढ़ेंगे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ेंगे, सिर्फ उसका बेस तैयार नहीं करना है, आपको ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करना है बच्चे की। तो यही कहा एनसीएफ ने कि आपका करिकुलम ऐसा हो जो सिर्फ आगे की पढ़ाई के लिए ही बच्चे को तैयार ना करे, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करे, ताकि बच्चे को एक पूरा सामूहिक विकास मिल सके। ठीक है, और लास्ट जो है, लास्ट टॉपिक आपका आ जाएगा, या लास्ट पॉइंट, आपका कह रहा है कि आपको करिकुलम या आपको मैथ्स कैसे पढ़ानी है, उसमें क्या ध्यान रखना है। एक तो लैंग्वेज ऑफ डेली यूज, इसको आप मातृभाषा से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आपकी रोजमर्रा की भाषा में बात की जाए। अब अगर एक बात बताओ, आपको हिंदी समझ में आती है और मैं यहाँ पे पूरा इंग्लिश में पढ़ा के चले जाऊं, क्या आपको समझ में आएगा? फिर क्या, अभी तो आपके पास चॉइस है कि आप अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप दूसरे चैनल पे दूसरा टीचर ढूंढेंगे, लेकिन क्या स्कूल में बैठने वाले बच्चों के पास चॉइस होती है? तो आपको ध्यान देना है कि जो उनकी डेली यूज की लैंग्वेज है, जो उनकी रोजमर्रा की भाषा है, आप उसी में बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को समझाएं, क्योंकि जब आप डेली यूज अपनी उनकी मदर टंग में समझाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो डेली यूज में हो, लेकिन मैथ्स के साथ और भी तो चीजें हैं, मैथमेटाइज्ड लैंग्वेज हो, यानी कि कौन सी, गणितीय भाषा में की भी समझ दो आप बच्चों को। जब आप क्लास में बच्चों को मैथ्स पढ़ाओगे तो आपको उन्हें गणितीय भाषा की भी समझ देनी होगी, और गणितीय भाषा पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन गणितीय भाषा एक्चुअली होती कैसी है, जैसे मैंने आपसे कहा 5 + 9 = 14, यहां पे मैंने कोई लैंग्वेज का यूज नहीं किया, यहां पे मैंने किसी इंग्लिश या हिंदी के वर्ड्स का कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं 5 + 9 = बराबर 14। तो ये बराबर, ये जमा, ये आपको लैंग्वेज ही तो है, ये साइन, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी कि प्रतीकात्मक भाषा। तो यह प्रतीकात्मक भाषा जो है, इसका भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, सो दैट बच्चे इसको सिर्फ अपने मदर टंग में ही नहीं, इसको मैथमेटाइज्ड लैंग्वेज में भी समझ सके। अब कोई बाहर जाके बोलता है 5 + 4 + 8 करिए, 5 + 4 + 8 कीजिए, तो क्या पहले बच्चा सोचते रहेगा प्लस का क्या मतलब है? प्लस ही तो, प्लस का साइन है ना ये, लेकिन फिर उसको पहले क्या आप रेक्टिफाई करोगे? क्या उसको फिर से आप चेंज करोगे कि नहीं, 5 + 4 + 8 कर बेटा? ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में तो आपको जोड़ना, ये समझना पड़ेगा ना, मैथमेटाइजेशन। तो यही बात है कि लैंग्वेज ऑफ डेली यूज में कंसेप्ट्स को समझाइए, लेकिन साथ में आपको ये मैथमेटाइज्ड लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी बच्चे को ज्ञान देना पड़ेगा। यही था हमारा करिकुलम, जो एनसीएफ ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। अभी जो आपका लेवल है कि मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे कि करिकुलम एट प्राइमरी लेवल कैसा है, मतलब कैसा बनाया हमने करिकुलम जो प्राइमरी लेवल पे है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर हमारा करिकुलम कैसा है, मतलब अब उन्होंने क्या दिया, कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है,
कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन से टीचिंग लर्निंग एड्स यूज करने हैं, इन सब के बारे में भी बात की है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि एनसीएफ 2005 ने कैसी गाइडलाइंस दी है, आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूजलेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें वो सीधा पूछ लेता है कि आपका एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस में कैसा सिलेबस या कैसा करिकुलम आपका होना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। पहला दे देगा महत्वाकांक्षी दे देगा, दूसरा दे देगा आपका कोहेरेंट यानी कि सुसंगत, तीसरा दे देगा एम्बिशियस, और चौथा दे देगा रटंत प्रणाली वाला। तो अब आप एक बात खुद बताओ, ये पढ़ लिया, ये भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आपके गाइडलाइंस ने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो इसलिए जो आपको पढ़ाया है, जो आपके इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं, उसे समझकर अपने नोट्स में तैयार रखिएगा, ताकि आप इन सब पॉइंट्स में से उसको रेक्टिफाई कर सकें। अब ये तो हमने बात कर ली कि कैसा होना चाहिए, तो ये हमारे को बता दिया एनसीएफ 2005 ने। तो इसके बाद जब हम अपना करिकुलम तैयार करेंगे तो उसके चरण कैसे होंगे, मतलब उसके स्टेप्स कैसे होंगे। हम अपना करिकुलम, स्टेप्स ऑफ मेकिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम बनाने के पाठ्यक्रम के चरण, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। अब इसके चरणों की बात करते हैं। पहले आप लोगों को आई होप इतना समझ में आया हो कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया। एक बात और यार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों की अभी लाइव क्लासेस शुरू नहीं हुई है। अभी हमारा परिवार काफ़ी छोटा है, धीरे धीरे बढ़ाइए इसको, आगे शेयर कीजिए ताकि सब लोग जुड़ सकें और फिर हम लोग लाइव क्लासेस में आ सके। अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस ही होती है, लेकिन प्रीमियर पे मैंने देखा है कि बच्चे नीचे कमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनका कमेंट देख के रिप्लाई करूँ लाइव चैट्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई आपको वहीं चैट बॉक्स में मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए, आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम चैनल तो है ही। ओके, सो ये आपका। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्टेप्स ऑफ मेकिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, चरण। ये आपको पहली बात तो ऐसे इसी सीरीज में, इसी क्रम में याद करने हैं। तो पहले तो वो कहता है कि आपको शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना है, यानी कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, और ये कौन से उद्देश्य है, ये आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं शिक्षा के यानी कि ऑफ एजुकेशन। जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको उनके उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी तो आप उस करिकुलम को एक कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जहां अगर आपको पता है कि आपको बच्चे को एक रोजगार योग्य बनाना है, उसको छोटे मोटे कैलकुलेशन सिखाने हैं, तो आप शुरू कैसे करेंगे, आप छोटे मोटे टॉपिक से शुरू करेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब शुरू करवा दिया। फिर इसी में आगे जोड़ के आपने परसेंटेज समझाया बच्चे को, डेसिमल समझाया, फ्रैक्शन समझा दी। तो ये सब चीजें हैं। तो क्या है, आपको पहले पता तो होना चाहिए आपको करवाना क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको परसेंटेज सिखाना है, प्रतिशत सिखाना है, तो आपको उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी पहले। जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ज्ञान नहीं होगा, वो प्रतिशत या डेसिमल्स वगैरह कुछ नहीं सीख सकता। तो यही है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और इसमें दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है, यानी कि नैरो और हायर। कौन से उद्देश्य, आपके संकीर्ण और उच्चतम, दोनों उद्देश्यों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण क्या होगा,
आपने एक बार ऑब्जेक्टिव समझ लिए अपने पाठ्यक्रम के, आपको समझ में आ गया कि आप जो भी काम करने वाले हैं उससे आपको किस चीज की प्राप्ति करनी है, आपको इस चीज का समझ में आ गया। अब आप अगला काम क्या करेंगे? अगला आप अधिगम सामग्री तैयार करेंगे। उचित अधिगम सामग्री, उचित अधिगम सामग्री यानी कि सूटेबल लर्निंग मटेरियल। अब इसमें क्या क्या आता है? लर्निंग मटेरियल में क्या क्या आता है? मैथ्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसके अंदर कंसेप्ट्स हो, संप्रत्यय हो आपकी किताब में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यानी कि आपके पास अभ्यास कार्य करने के लिए क्वेश्चंस हो। ऐसा ना हो सिर्फ कंसेप्ट्स हो, क्योंकि मैथ्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मैथ समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर होती है। ये लर्निंग मटेरियल्स है ना आपके पास। और क्या क्या होना चाहिए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तो बहुत सारे होते हैं, बोर्ड है, पेन है, और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपके पास प्रॉपर शेप्स का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और साथ में उन्हें दिखाने के लिए आपके पास शेप्स भी होने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं कि आपके पास सूटेबल लर्निंग मटेरियल पहले से उपलब्ध होना चाहिए क्लास में जाने से पहले। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव समझना है, फिर आपको लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना है, उसके बाद हम बात करेंगे फिर क्या होता है। उसके बाद आपको अधिगम के अनुभवों का भी ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि उचित अधिगम अनुभव। यार ये ऐसा नहीं है छोटा टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे भी पता है सिर्फ 1.5 महीना रह गया है, 2 महीने रह गए हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, 1 महीना मुश्किल रह गया है आपके यूपीटेट के एग्जाम में। तो मैं चाहती हूँ आपको सिर्फ वो चीजें समझाऊं जो आपका टाइम वेस्ट भी ना करे और आपको फटाफट समझ में भी आए और इंपॉर्टेंट हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे सिलेबस खत्म कराना है, मेरा ध्यान है कि मैं आपको हर वो चीज सिखाऊं जो इंपॉर्टेंट हो, और मैं ऐसे ही चल रही हूँ कि सबसे पहले तो एक टॉपिक का आपको ज्ञान होना जरूरी है, एक बेस तो क्लियर हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो चैप्टर उठाया जो बेसिक आपका क्लियर था। उसके बाद मैंने ऐसा चैप्टर उठाया जिसके अंदर आपके मेनली टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसको हम 1-1, 2-2 क्लास में निपटा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उचित अधिगम अनुभवों की। ये अनुभव क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंस, सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस। आपने उद्देश्य ध्यान में रखे, आपने मटेरियल ध्यान में रखा, अब एक्सपीरियंस का मतलब है आपके पास एक बहुत बढ़िया बुक है, सपोज करो आप टीचर हो और आपके पास एक बहुत बढ़िया बुक है जिसमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। आप क्या करोगे? आप क्लास में जाके बच्चों को कहोगे ये लो बुक्स और ये पढ़ लो और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं, आपको फिर भी समझाने का तरीका पता होना चाहिए, आपको फिर भी उनके अनुभवों से जोड़ना आना चाहिए। और जब आप वहां पढ़ाते हो तब आपको क्या करना है? आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, लेसन प्लान्स। आपको एक्टिविटीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी क्लास में, एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप। आपको लेसन प्लान्स, क्रियाकलाप क्लास में इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ने पड़ेंगे अपनी क्लास में, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस मिल सके, रिच एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस प्रॉपर, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा आपके लेक्चर की बजाय अपने अनुभव खुद के अपने हाथ से करके समझ में आए बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई अनुभव की। अब एक बात बताओ, आपने उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए, आपने सामग्री भी इकट्ठी कर ली, आपने बच्चों को पढ़ा भी दिया, अनुभव भी दे दिए। अब इसके बाद क्या बात हो जाएगी? चौथी बात है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, इसको भी समझ लो। मूल्यांकन के भी जब हमने बच्चों को पढ़ा दिया तो अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उनको कितना समझ में आया है। तो समझ में आने के लिए हमें मूल्यांकन विधि हर जगह हर सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मैथ्स के पेपर में मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे लिख दो, आप एक निबंध लिख दो कि डिवीजन कैसे की जाती है, अटपटा नहीं हो गया कुछ? तो इसलिए सूटेबल इवैल्यूएशन होनी चाहिए। सूटेबल यानी कि उचित मूल्यांकन सामग्री भी हमारे पास होनी चाहिए।
इसी वजह से आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग, और मैथ्स में आपको कैसे, आपको या तो एक्सरसाइज आनी चाहिए, आपको किसी किसी जगह पे कंसेप्ट की बात करनी पड़ेगी, तो ये सब होगा आपके मैथ्स के पेपर में। अब अगर इन सबको याद करने का एक तरीका देखना हो तो आप कैसे याद करते हो, कैसे याद करने का अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखो, सबसे पहले आप स्कूल क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पढ़ना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए। क्यों, सबसे पहले आपको आंसर मिल रहा है यहां पे क्यों का, क्यों का। फिर उसके बाद लर्निंग मटेरियल, आप जब जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? किताबें। क्या लेकर जाओगे? किताबें। फिर अनुभव, मतलब आपको वहां पे स्कूल में जाकर अब क्या करोगे? आप एक्सपीरियंस करोगे, हर चीज को समझोगे, सीखोगे। तो क्या सीखोगे? उसके बाद जब आप सब कुछ सीख लिया तो एंड आपका किससे होता है? आपके स्कूल में कोई भी एक साल होता है तो उसमें क्या होता है? शुरुआत आपके टॉपिक से करवाई जाती है। पहले दिन टीचर इंट्रोडक्शन देता है, आपकी बुक्स बताता है क्या क्या करना है। फिर उसके बाद टीचर आपका धीरे धीरे आपका एक करिकुलम डिसाइड करता है कि हाँ अब हम ये एक्टिविटी करेंगे, ये सीखेंगे, ये समझेंगे, और लास्ट आपका होता है एग्जाम से। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले आप स्कूल गए, फिर आप अपनी बुक्स लेकर आए, फिर आप टीचर्स से मिले जिन्होंने आपको एक्टिविटीज करवाई, और उसके बाद आपके एग्जाम्स हो गए और आपका साल निपट गया। समझ गए? ये आपको हो गया याद करने का तरीका। बाकी आपको ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे कौन से चरण है। पहला चरण ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा चरण आपका लर्निंग मटेरियल है, तीसरा चरण आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, और चौथा चरण है आपका इवैल्यूएशन। फाइन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने प्रॉपर्ली समझ लिया। पहले हमने गाइडलाइन समझी कि एनसीएफ के तहत हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करना है, बच्चों के लिए हमें क्या लेकर आना है। उसके बाद हमने चरणों की बात कर ली कि किस हिसाब कितने चरण होने चाहिए, कैसे कैसे हमारा करिकुलम डिजाइन होगा। अब हम कल जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका करिकुलम ऑफ प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार। ओके, तो कल हम इस बारे में बात करेंगे। और ये ये कौन से पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये है पेपर 1 के लिए, क्योंकि वहीं पे आपका प्राइमरी लेवल है ना, तो ये पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 वाले बच्चे इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। फाइन। सो गाइज, अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो टॉपिक्स, और आपको लगा हो कि हाँ कुछ बेस से उठा के ढंग से समझाया है, तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे आज सच ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, मेरे को इससे कुछ और हासिल नहीं होगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और प्लीज शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।